हे गाइस, सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को एक साथ लेकर के चलने वाली क्लास होती है। आज शुरू करेंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से। थ्रेट और ट्रीट इसका टाइटल है। इकोनॉमिक एडिटोरियल है, पढ़ने में मजा आएगा आपको, है ना। बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे। बस आपको करना यही है, पूरे फोकस से हर ग्रामर रूल को और हर वोकैब वर्ड को मैं लॉजिक से समझाऊंगा, उसको समझना है। आज का जो भी आप सीखने वाले हो समराइज होगा इस क्विज में। 3 क्वेश्चंस है, देखो बिल्कुल भी हल्के मत लेना, वैसे तो हल्के में लेने वाले क्वेश्चंस है भी नहीं। आप इन तीनों क्वेश्चंस में अपने आंसर्स को मार्क करके रखें, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव करवाऊंगा कौन से क्वेश्चन में कैसे क्या आपने को रिप्लाई निकालना था। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है थ्रेट और ट्वीट। थ्रेट जानते हैं आप, चुनौती, किसी के लिए धमकी। और ट्रीट का मतलब होता है आप पार्टी वार्टी करते हो ना, आप दावत करते हो, पार्टी करते हो, किसी के साथ में सेलिब्रेट करते हो, वो होती है ट्रीट। एक अच्छी चीज़ होती है ट्रीट और थ्रेट होती है एक बुरी चीज़। कह रहा है ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वास्तव में ये जश्न की बात है या ये एक चुनौती वाली बात है। अब देखो किस बात पे कह रहा है। कह रहा है ऑन RCEP ट्रेड डील पे। कह रहा है इस ट्रेड डील से जिससे इंडिया कतरा रहा है इसको करने से, कहीं जिसको ये थ्रेट समझ रहा है इसमें सेलिब्रेशन तो नहीं छुपा हुआ, आप इससे डर रहे हो, पर वास्तव में इस डील से आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। समझ गए ना, एक सवाल इसने पूछा है थ्रेट और ट्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेट वर्ड के सिनोनिम आप नोट करें। एक नया सिनोनिम आपसे मैं शेयर करने वाला हूं, मेनेस। मेनेस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज ए सोर्स ऑफ डेंजर। हर वो चीज जो गलत है, इवल है, जिसमें खतरा है, जो वास्तव में खराब है ना, उसको अपने मेनेस बोलते हैं। तो थ्रेट भी एक मेनेस होती है। चलो, कह रहे द फाइनल एग्रीमेंट ऑफ RCEP कवर्स वेरियस इश्यूज दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड। कह रहे जो फाइनल एग्रीमेंट है इस RCEP ट्रेड डील का, कह रहे इसका जो फाइनल एग्रीमेंट है ना, ये कवर करता है बहुत सारे इश्यूज को, अलग अलग तरह के मुद्दों को, जिनको इंडिया ने फ्लैग किया है, जिनको इंडिया पहले से ही उनकी तरफ इशारा कर चुका है। देखो मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, मैं ना इस सेंटेंस को समझ लो फिर स्टोरी पे आएंगे। कह रहे जो RCEP का फाइनल एग्रीमेंट है ना, उसमें कई ऐसे इश्यू कवर हो गए हैं जिनको लेकर के इंडिया परेशान था और जिनको इंडिया फ्लैग कर चुका था। पहले ही इंडिया उनको जो है ना इंडिकेट कर चुका था कि आपके इस डील के अंदर ये खामियां हैं। वो सारी खामियां इसने फाइनल एग्रीमेंट में कवर कर ली है। अब देखो देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, लेकिन फ्लैग का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है इंडिकेट करना, इशारा करना या फिर थक जाना। अब यहां पे इशारा करने वाला मीनिंग आएगा, इंडिया ने इशारा किया है कई इश्यूज पे, थकने वाला मीनिंग नहीं आएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा वाला मीनिंग मैं आपको खबरी पे करवाऊंगा आज या कल में। फ्लैग का टायर होने से, है ना, थक जाने से क्या कनेक्शन है, तो हम ये खबरी ऐप पे देखेंगे पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर। आ जाओ, इसकी एक समरी मैं आपको दे देता हूं। समरी ये है कि एक डील है RCEP जो बहुत सालों से हो नहीं पाई एशिया की कई कंट्रीज के बीच में, सब मेजर कंट्रीज के बीच में एशिया की। इस डील के होने के बाद क्या होने वाला था, सब कंट्रीज के बीच में बिना टैक्स के या बहुत कम टैक्स के व्यापार होने वाला था। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, इंडिया ने पिछले कई सालों से बोला हम इसको साइन नहीं करेंगे क्योंकि इस डील से हमारे टैक्स कम हो जाएंगे, हमें नुकसान होगा इस डील से। अभी लास्ट में जाकर के ये डील इस संडे को फाइनल हो गई बिना इंडिया के इसमें आए हुए। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है आपने पहली चीज तो जिन जिन इश्यूज को फ्लैग किया था इस डील में, वो सारे फाइनल एग्रीमेंट में कवर हो गए हैं, तो आपको इससे अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है आप इस डील को इसलिए साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था आपका नुकसान होगा, लेकिन कोरोना आने के बाद में समीकरण बदल गए हैं, अब आपको इस डील से फायदा हो सकता है, आपको चेक करना है इस चीज को, शायद आपको फायदा हो रहा हो। तीसरी चीज कह रहा है आप इस डील को इसलिए भी साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि चाइना इसमें एक मेजर पार्टनर होगा। आप इमोशंस को बीच में ले आए व्यापार के, लेकिन जापान, साउथ कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, ये सब भी चाइना के दुश्मन है, फिर भी इन्होंने इस डील को साइन किया ये बोल के कि बिजनेस अलग जगह, इमोशंस अलग जगह। तो कह रहा है अगर आपको भी बिजनेस दिखाई दे रहा है इस डील में, अपने इमोशंस को साइड में रखें, व्यापार के लिए इस डील को साइन करें। बस यही आज इसकी समरी है। RCEP डील के साइन होने के बाद भी इंडिया को एक कूल डाउन पीरियड रख के बताया गया है, आप चाहो तो इसको साइन कर सकते हो आज भी। मतलब इन्होंने बोला है
इंडिया को कि आप अगले 6 महीने में कभी भी आ जाओ और इसको साइन कर लो। तो कह रहा है आप फिर से रिकंसीडर करें अपने डिसीजन को, अगर आपको लगता है इसमें फायदा है तो आज इस डील को क्यों ना साइन किया जाए। समझ गए ना। डिटेल में मैंने आपको समरी बता दी है आरसीईपी के अंदर क्या हो रहा है। आज की टोन है वार्निंग और एडवाइजिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वार्न कर रहा है कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, और एडवाइस कर रहा है अगर नुकसान होता है तो उसको फटाफट से खत्म करो, डील को साइन करो। इस समरी को आप कमेंट सेक्शन में डालें। रोज मैं 1 या 2 समरीज को चेक कर रहा हूं। अगर आपका नंबर आएगा तो आपकी समरी भी चेक हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगी, है ना। आपकी प्रैक्टिस भी होगी राइटिंग की। साथ ही साथ जो लोग अभी भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं और बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आप जाएंगे चैनल के होम पेज पे और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंग्लिश की। शुरुआत से इन वीडियोस को देखना शुरू करें। मेंबर स्पेशल वीडियोस इस वीक की अपलोड कर रहा हूं, बैंकिंग और एसएससी की दोनों की एक वीडियो। अगर मेंबर बनना चाहते हैं, पिछली सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो जाकर के मेंबर बन सकते हैं आप होम पेज पे ज्वाइन बटन को प्रेस करके, है ना। आपको एक इंट्रो वीडियो प्ले होगी, उसको प्ले करके आप देखें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 800 मेंबर्स हो गए हैं। कंटेंट भी मैं और ज्यादा लेकर के आ रहा हूं। जितने मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा मैं कंटेंट बना पाऊंगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। करे द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और आरसीईपी was signed into existence on Sunday by 15 countries led by China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and the 10-state ASEAN grouping, creating one of the world's largest trading blocs. कह रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो ये आरसीपी नाम की जो डील है ना, इसकी फुल फॉर्म है। कह रहा है इसको साइन किया गया एग्जिस्टेंस के अंदर, इसके अस्तित्व के अंदर। इसको साइन करके लाया गया इसके अस्तित्व में। अच्छा कब लाया गया? संडे को। किसके द्वारा लाया गया? 15 कंट्रीज के द्वारा। अच्छा कौन सी 15 कंट्रियां हैं जो कि लेड बाय हैं, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं ये सभी के सभी देश, है ना। 10 स्टेट वाला आसियान और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। कह रहे इन 15 कंट्रीज के द्वारा साइन करके इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। अब देखो लाया कैसे गया, उसी वक्त इन्होंने क्रिएट भी कर दिया दुनिया के सबसे बड़े जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, व्यापार के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें से एक बड़े ग्रुप को। समझ गए ना। 2 काम हुए इसमें। पहला तो डील को साइन किया गया, दूसरा क्रिएट किया गया वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक में से एक ब्लॉक को। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पहला काम वर्ब की जो है अपने यहाँ पे मेन वर्ब बना के, दूसरा काम प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बना के लिखा गया। समझ गए ना। सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको सीखनी पड़ेगी पार्टिसिपल वाली। अगर नहीं सीखोगे तो आप हमेशा सोचते रहोगे ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है। 2 काम हो रहे हैं मेरे भाई। पहला काम मेन वर्ब है, दूसरा काम साइमल्टेनियस एक्शन है। यहां पे आईएनजी फॉर्म बता रही है। अब देखो इसमें देखने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट कई बार मैं करवा चुका हूं, शायद आपको देखते याद भी आ जाए। आप एक काम करें, इन दोनों सेंटेंस के अंदर अगर कोई एरर दिख रही है तो मुझे बताएं। चलो इनमें कोई एरर है ही नहीं, आपको दिखेगी कैसे। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्ट। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा क्रीचर है इस धरती पे, और ये इस आर्टिस्ट की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इन्हीं सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका भी है। अगर मैं ऐसा लिखूं, द ब्लू व्हेल इज द अर्थ द लार्जेस्ट क्रीचर। अब यहां से ऑन अर्थ निकाल देता हूं, ठीक है ना। बात वही होगी, द ब्लू व्हेल इज द अर्थ द लार्जेस्ट क्रीचर। और यहां मैं लिखना चाहूं दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्ट, मैं यू लिख दूं दिस वॉज द आर्टिस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑफ द आर्टिस्ट निकाल देता हूं। हुआ क्या, हमने सुपरलेटिव डिग्री आगे द लगाते हैं, आपको पता है। लार्जेस्ट के आगे भी लगा हुआ है और बेस्ट के आगे भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके पहले हमने एक पजेसिव लगाया, यहां पे अर्थ लिखा, यहां पे आर्टिस्ट लिखा, हिज लिखते, माई लिखते, अवर लिखते, वर्ड्स लिखते, जो भी लिखोगे इस द को आप निकाल देंगे। तो सेंटेंस ये दोनों गलत है। आप क्या लिखोगे, द ब्लू व्हेल इज द अर्थ, अब द लार्जेस्ट नहीं लिखोगे, लार्जेस्ट क्रीचर। समझ गए ना। और वैसे यहां दिस वॉज द आर्टिस्ट द बेस्ट नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस। बस यहां पे इसीलिए वर्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक लिखा है, द लार्जेस्ट नहीं लिखा। समझ गए ना। तो पजेसिव जब भी आपके आगे आएगा आप द को मिस करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले। करे नोटिसेबल बाय इट्स एब्सेंस वॉज इंडिया, which after 7 years of protracted negotiations decided last November to exit the grouping। कह रहे जो नोटिसेबल था, जो पहचानने लायक था, नोटिस करने लायक था, अपनी एब्सेंस थे, वो था इंडिया।
सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज थी इंडिया की एब्सेंस, और कह रहा है ये वो इंडिया है जो कि 7 साल के लंबी नेगोशिएशन के बाद डिसाइड किया जिसने इस नवंबर में कि ये एग्जिट करेगा इस ग्रुपिंग को। तो 7 साल से ये नेगोशिएशन कर रहा था इस ग्रुप से, इस नवंबर में इंडिया ने बोल दिया कि हम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, कर लो आपको जो डील करनी है, हमें उसमें शामिल ना करें। सब्जेक्ट है आपका इंडिया, वर्ब है वॉज, नोटिसेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए सेंटेंस में इन्वर्जन है। देखो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ रही है, समझ गए ना, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ग्रामर सीरीज में इन्वर्जन मैंने आपको करवाया है, कब कहां पे आपको कैसे इन्वर्जन करना होता है। अच्छा, प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबा खींचा हुआ, इलोंगेटेड बोल दो, लॉन्ग लास्टिंग बोल दो, परसिस्टिंग बोल दो, है ना। प्रोट्रैक्टेड मतलब वो बीरबल की खिचड़ी जैसा लंबा खींचा हुआ। अब एक ग्रामर रूल मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी सेंटेंस में, बहुत सिंपल सा ग्रामर रूल है ना, ध्यान से देखो। रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, अपकमिंग, ये सभी वर्ड्स के बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आए तो आप उससे पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। अब मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूं, है ना। वी आर गोइंग टू गोवा इन नवंबर, हम गोवा में जा रहे हैं इस नवंबर में, या यूं लिख देता हूं दिसंबर, है ना, दिसंबर में जाने का गोवा में सीजन आएगा। वी आर गोइंग टू गोवा इन दिसंबर, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। आप यूं भी बोल सकते हो वी आर गोइंग टू गोवा ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को शनिवार को गोवा जा रहे हैं, ये सेंटेंस भी अपने आप में ठीक है। आप दिनों से पहले ऑन लगाते हो, महीनों से पहले या ईयर से पहले इन लगाते हो। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं वी आर गोइंग टू गोवा दिस दिसंबर, या मैं लिखूं वी आर गोइंग टू गोवा दैट दिसंबर, है ना, लास्ट दिसंबर, प्रीवियस दिसंबर, अब आगे की बात हो रही है तो अपकमिंग दिसंबर। अगर इनमें से कोई भी दिसंबर से पहले लगा दूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगा दूं, तो उस केस में इस इन को मुझे निकालना है। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वी आर गोइंग टू दिस गोवा दिस दिसंबर, ना कि इन दिस दिसंबर। ये एक अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया दिस दिसंबर, इसको प्रीपोजिशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वी आर गोइंग टू गोवा ऑन सैटरडे, ये ठीक है, लेकिन मैं लिख दूं अपकमिंग सैटरडे, वी आर गोइंग टू गोवा ऑन अपकमिंग सैटरडे। अब इस ऑन को आप यहां निकाल दे। तो जब जब ये वर्ड्स कभी भी किसी भी महीने से पहले, वार से पहले, दिन से पहले, ईयर से पहले, है ना, मंथ से पहले आ जाएं, तो आप प्रीपोजिशन का यूज बीच में ना करें। तो यहां से मैंने इन निकाल दिया, यहां से मैंने ऑन निकाल दिया, इन वर्ड्स को यूज करने के कारण। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, 5-6 वर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इनको याद भी रख सकते हैं। ये सबके सब वर्ड्स क्या बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कौन सा वाला सैटरडे, कौन सा वाला दिसंबर, पिछला वाला, आगे आने वाला, लास्ट वाला, अगला वाला, ये वाला, वो वाला, है ना। तो ये सबके सब सिर्फ इशारा कर रहे हैं कौन सा वाला पॉइंट ऑफ टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहां पे इन नहीं लगा, डिसाइडेड इन लास्ट नवंबर नहीं, डिसाइडेड लास्ट नवंबर। चलो, कर इंडिया हैड जस्टिफाइड its decision as protecting its economy from burgeoning trade deficits with the majority of the 15 RCEP members and had cited the grouping's refusal to accede to its request on safeguards as a deal breaker। कह रहे इंडिया ने जस्टिफाई किया था, इंडिया ने सही ठहराया था इसके डिसीजन को। और कैसे? ये ऐसा डिसीजन था जो प्रोटेक्ट करने वाला था इसकी इकोनॉमी को, इसकी अर्थव्यवस्था को। अच्छा, किससे? बर्जन करते हुए, इंक्रीज करते हुए, लगातार बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट से, व्यापारिक घाटे से। अच्छा, और किसके साथ? ज्यादातर इन 15 आरसीपी मेंबर्स के साथ। इंडिया ने बोला कि 15 जो कंट्रियां हैं आरसीपी के अंदर जो साइन कर रही हैं, इनमें से ज्यादातर के पास हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इनमें से ज्यादातर से हम जो है घाटे का व्यापार करते हैं, हम इनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इस वजह से इस डील को हम साइन नहीं कर रहे हैं, हमारा डिसीजन जो है जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। कह रहे ये करने के बाद इंडिया ने ना साइड किया था, हवाला दिया था इस ग्रुपिंग के रिफ्यूजल का, इस ग्रुप की मनाही का, जो था एक्सीड करने का, मानने का, इसकी रिक्वेस्ट को, इंडिया की रिक्वेस्ट को उन सेफगार्ड्स पे, उन हिफाजत करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले नियमों पे जो उनको उसने साइड किया, उनको डील ब्रेकर के जैसा, डील को तोड़ने के जैसा। तो इंडिया ने क्या बोला भाई, एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ, दूसरा ये जो आरसीपी वाले ग्रुप वाले हैं ये मानने को तैयार नहीं है जिन चीजों को हम कह रहे हैं कि वो जो है इसमें शामिल करें सेफ गार्ड के तौर पे। तो इंडिया ने बोला कि भाई ये चीजें मान नहीं जो रहे ना, एक्सीड टू नहीं कर रहे हमारी रिक्वेस्ट को सेफ गार्ड वाली, इसको हम डील ब्रेकर बोलेंगे, इसकी वजह से डील पूरी की पूरी ब्रेक हो रही है। समझ गए सेंटेंस को? थोड़ा लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, पर सिंपली आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट है इंडिया, हैड जस्टिफाइड पहली वर्ब, हैड साइटेड यहां पे दूसरी वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं।
वर्जन करना मतलब इंक्रीज करना, वर्जनिंग मतलब इंक्रीज होती हुई, माउंट होती हुई, है ना। एक्सीड टू करना, कंसीड टू करना, अग्री टू करना, तीनों का मतलब होता है किसी सी चीज को मान लेना, है ना, किसी चीज से सहमत हो जाना। और तीनों वर्ड्स के बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है। यू एक्सीड टू समथिंग, यू कंसीड टू समथिंग, यू अग्री टू समथिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करे द रीजंस वर ऑन द फेस ऑफ इट जस्टिफाइबल एट द टाइम एंड वर वेलकम्ड बाय इंडस्ट्री, ट्रेड एंड फार्मर्स ग्रुप्स। करे जो रीजंस थे फेस पे, अपने फेस पे, प्राइमा फेसी, सामने से देखने पे, है ना, ऑन द फेस ऑफ इट। कह रहे जो रीजंस इंडिया ने दिए थे ना वो प्राइमा फेसी जस्टिफाइबल थे, एकदम सही थे। और कब? उस वक्त पे, एट द टाइम, जिस वक्त पे इंडिया ने रीजन दिए थे। और कह रहे इनको वेलकम भी किया गया था इंडस्ट्री के द्वारा और ट्रेड और फार्मर ग्रुपिंग के द्वारा। हमारे देश के किसानों ने, व्यापारियों ने इंडिया के जो रीजन्स थे, इंडिया ने जो मना बोला था उसको वेलकम भी किया था। समझ गए ना। जस्टिफाई करना मतलब किसी चीज को सही ठहराना, उस समय रीजंस को सही ठहराया जा सकता था। अब बता रहा कोरोना के बाद क्या हुआ। कह रहा हाउ एवर 12 months डाउन द रोड इंडियाज ऑप्टिंग आउट अपीयर्स फार मोर डिबेटेबल इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक रैशनल। कह रहा हालांकि 12 महीने गुजर जाने के बाद, 12 months डाउन द रोड, अब डाउन द रोड का मतलब क्या है? आगे जाकर के, है ना, यह गुजर जाने के बाद। कह रहे हालांकि 12 महीने आगे जाकर के या 12 महीने गुजर जाने के बाद इंडिया का जो ऑप्ट आउट करने का काम है, इंडिया का जो बाहर निकलने का काम है, दिखाई देता है वो। और क्या? बहुत ज्यादा डिबेटेबल, फार मोर डिबेटेबल। और किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ इसके इकोनॉमिक रैशनल के रूप में, इसके आर्थिक जो इसके पीछे का लॉजिक है उसके रूप में। तो कह रहा है 12 महीने पहले ठीक था आपका कहना, लेकिन अब कोरोना आने के बाद आप जो इससे बाहर निकल रहे हो ना, अब बहुत डिबेट हो सकती है इस बात पे कि क्या हाँ या ना आपको इकोनॉमिकली इस डील से नुकसान हो रहा था या फायदा हो रहा था, है ना। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, जस्टिफिकेशन। डाउन द रोड मैंने आपको बता दिया, 12 months डाउन द रोड मतलब 12 महीने गुजर जाने के बाद। ऑप्टिंग आउट मतलब यहां पे देखो, ये ऑप्ट आउट है ना, ऑप्टिंग आउट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपके सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये एक जीरेंड है, इसका मतलब होता है विड्रॉ करना। जीरेंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहां पे अपीयर्स लिखा है। रूल पता ना आपको, जीरेंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहां पे अपीयर्स लिखा है। और जीरेंड का सब्जेक्ट हमेशा पॉजेसिव होता है, इसलिए यहां पे इंडियाज लिखा है। तो ये सिंपल सी जीरेंड्स के रूल्स हैं जो आप मेरे साथ ग्रामर सीरीज में कर चुके हो। चलो आगे बढ़े। देखो बार बार बताऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में कंडीशन हो जाओगे तुम इन चीजों के लिए। जैसे मैंने आपको 10 बार बता दिया, जीरेंड की वर्ब सिंगुलर होती है, जीरेंड की वर्ब सिंगुलर होती है, जीरेंड का सब्जेक्ट पॉजेसिव होता है। 10, 12, 15 बार अगर मैंने आपको बताया और आपने सुना, उसके बाद जीरेंड की वर्ब जहां पे तुम्हें प्लूरल दिखेगी, तुम्हारा दिमाग खुद से बोलेगा सर ने बताया था वर्ब सिंगुलर होती है, यहां पे पीछे एस आना चाहिए। तो ऐसे ही सुन सुन के प्रैक्टिस से ही आपको जो है ना फायदा मिलता है एग्जाम के अंदर। रोज सुने पर पूरे फोकस के साथ। कह विद ग्लोबल ट्रेड एंड द इकोनॉमी फाउंडरिंग ऑन द शॉल्स of the COVID-19 pandemic, especially as new infections in Europe and the US prompt fresh restrictions there, the preeminence of the East Asian and Pacific countries, including China, South Korea, Vietnam, Australia, and New Zealand, serving as a bulwark in containing the pandemic and re-energizing economic activity can hardly be understated. मैं एक तो हैरान होता हूँ इसे बनाया कैसे होगा ये सेंटेंस। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाना चाहूँ तो मैं बनाने से पहले 5 बार सोचूंगा कि यार लिखने वाले को कहीं समझ में नहीं आया तो, पर ये बना देते हैं, है ना, ये शर्माते नहीं है हिंदू वाले। तो अपने इसको समझेंगे पीस बाय पीस। अच्छा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से समझो। विद के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ? दुनिया भर के ट्रेड और इकोनॉमी के, दुनिया भर के व्यापार और अर्थव्यवस्था के फाउंडर करने के साथ ही। फाउंडर करना मतलब लुढ़क जाना, कोलैप्स कर जाना, ढह जाना। तो करे दुनिया भर के ट्रेड और इकोनॉमी के ढह जाने के साथ ही। अच्छा कहां पे ढह गई? कोविड-19 पैंडेमिक के शॉल पे। कोविड-19 पैंडेमिक नाम का जो समंदर है उसके किनारे पे। शॉल का मतलब होता है समंदर का वो किनारा जहां पे रॉक्स होती हैं, समझ लो। आप समंदर पे अगर बीच पे गए हो, मुझे नहीं पता गए हो नहीं गए हो, अगर आप बीच पे जाओगे ना तो पानी के अंदर चलोगे तो कहीं कहीं आपको रॉक्स मिलेंगी, है ना, वो होते हैं शॉल्स। ऐसे किनारे समंदर के जहां पे चलना मुश्किल हो, शॉल्स, समझ गए। तो कह रहे दुनिया भर की व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं के कोविड-19 नाम की पैंडेमिक के महामारी के समंदर के किनारे पे फाउंडर करने के साथ ही ढह जाने के साथ ही, समझ गए ना, कोविड-19 के सामने गिर जाने के साथ ही हुआ क्या? कह रहे खास करके तब जब नए इन्फेक्शन यूरोप में और यूएस में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस को वहां पे, है ना,
नए इन्फेक्शन यूरोप में और अमेरिका में, अब वहां पे व्यापार पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। कह रहे इस पूरे काम के होने के साथ ही हुआ क्या, अब देखो सेंटेंस यहां से शुरू होगा। कह रहे जो प्रीएमिनेंस है ना, जो प्रधानता है, जो डोमिनेंस है, जो सुप्रीमेसी है, इंपॉर्टेंस है, और किसकी, ईस्ट इंडियन और पैसिफिक कंट्रीज की, ईस्ट एशियन और पैसिफिक प्रशांत महासागर की और एशियन कंट्रीज की। जिसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें ये चाइना है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। कह रहे इन सब कंट्री की जो प्रीएमिनेंस है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, और वो कैसी इंपॉर्टेंस, सर्व करने वाली एक बुलवॉक के तौर पे, सर्व करने वाली एक सहारे के तौर पे। और बुलवॉक किस चीज का, कंटेन करने वाला है जो पैंडेमिक को, रोकने वाला है जो महामारी को, और री एनर्जाइज करने वाला है, फिर से जान फूंकने वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कह रहे इस प्रीएमिनेंस को ना बहुत ही मुश्किल है अंडरस्टेट करना, इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझे सेंटेंस को, ये सेंटेंस बहुत सिंपल है। जिसने ये 4 वर्ड्स को पकड़ लिया, इन्फेक्शन क्या काम कर रहा है, प्रॉम्प्ट क्या काम कर रहा है, प्रीएमिनेंस क्या काम कर रहा है, और कैन हार्डली बी अंडरस्टैंड क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट वो पकड़ा, तो बहुत सिंपल है सेंटेंस। रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझ लेना। दुनिया भर के ट्रेड और इकोनॉमी के ढह जाने के साथ ही कोविड-19 पैंडेमिक के समुद्र के पत्थरों वाले किनारे पे, शॉल्स पे कोविड-19 पैंडेमिक के, खास करके तब जब नए इन्फेक्शंस यूरोप में और अमेरिका में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस को, लॉकडाउन लगा रहे हैं, वहां पे व्यापार को रोक रहे हैं। कह रहा है इन दोनों चीजों के साथ ही जो महत्वपूर्णता है, प्रीएमिनेंस है, इंपॉर्टेंस है साउथ एशियन और पैसिफिक कंट्रीज की, जिसमें शामिल है सब की सब कंट्रियां। और कह रहे हैं वो कंट्रियां जो सर्व कर रही हैं एक सहारे के तौर पे कंटेन करने में इस पैंडेमिक को, और फिर से जान फूंकने में इकोनॉमिक एक्टिविटी को। कह रहे इनकी प्रीएमिनेंस को ना नजरअंदाज करना, अंडरस्टेट करना, इनको जो है इग्नोर करना बहुत ही हार्डली है, बहुत ही मुश्किल है। समझ गए ना। तो कह रहे वेस्टर्न तो पूरा का पूरा बर्बाद है कोविड-19 में। अब आपने ईस्टर्न कंट्रीज जो कि सारी दुनिया को अब आगे लेके जाएंगी कोविड के बाद, उनके बीच में होने वाली डील को आपने नजरअंदाज किया है, तो ये बड़ी मुश्किल काम है ऐसी डील को छोड़ना। अब आ जाओ देखने वाली चीजें, है ना। प्री एमिनेंस, एमिनेंस होती है प्रधानता। प्री एमिनेंस मतलब अगर कोई आदमी एमिनेंट है, प्रधान है, इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट काम होगा ना, वो प्री एमिनेंट काम होगा। समझ गए ना। प्री एमिनेंस मतलब डोमिनेंस, एब्सोल्यूट डोमिनेंस, एमिनेंट से भी पहले एमिनेंट, है ना, एमिनेंस से भी ज्यादा एमिनेंस, प्री एमिनेंस। तो प्रेमिनेंस बोलते हैं इसको, डोमिनेंस बोलते हैं, सुप्रीमेसी बोलते हैं। अच्छा, शॉल्स मैंने आपको बता दिया, इस पे एक बहुत बढ़िया इडियम बनती है, टू फाउंडर ऑन द रॉकी शॉल्स। इसका मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। जब आप लुढ़केंगे ना किसी समुद्र के पथरीले किनारे पे, तो आप हमेशा चोट लगेगी आपके। समझ गए ना। पथरीले किनारे पे लुढ़कने का मतलब है हाथ पांव तोड़वाना। तो जब जब आप फाउंडर ऑन रॉकी शॉल्स करेंगे, आप ट्रबल में होंगे। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। अच्छी इडियम है, ध्यान देना इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंडर समझ गए ना, लुढ़क जाना, कोलैप्स करना, फॉल करना। कह रहा है, हाँ कह रहा है एड टू दिस द हाइडेन टैरिफ अनसर्टेनिटी generated by the deadlocked Brexit negotiations between Britain and EU, and it becomes evident that India may have missed a vital opportunity. करे जोड़ दो इसमें, add to this, जोड़ दो इसमें बढ़ी हुई टैरिफ की अनसर्टेनिटी, बढ़ी हुई टैरिफ की, टैक्स की अनिश्चितताएं। अच्छा, जो निकल करके आई हैं, जनरेट हुई हैं उस ब्रेक्सिट नेगोशिएशन से ब्रिटेन और यूके के बीच में, जो हो गई है डेडलॉक्ड, ऐसी सिचुएशन में आ गई है जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। कह रहा अगर इस पूरी बात के अंदर आप इस डेडलॉक वाली नेगोशिएशंस को भी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर आप इस डेडलॉक वाली नेगोशिएशन को भी जोड़ दो, ऐड टू कर दो, तो होगा क्या। कह रहे जो ये बन जाएगा एविडेंट, ये चीज साफ हो जाएगी कि इंडिया ने हो सकता है मिस कर दिया हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को, वाइटल मौके को। समझ गए ना। तो कह रहे ऊपर वाली चीज तो खराब है ही, साथ ही साथ ईयू और जो ब्रिटेन, इनके बीच में लड़ाई अलग चल रही है। कह रहा है इसको भी जोड़ दो तो हो सकता है इंडिया ने बड़ा मौका चूक दिया है इस डील को साइन ना करके। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज, डेडलॉक आप जानते हैं, ये सब इसके सिनोनिम है, स्टेलमेट, ग्रिडलॉक, इम्पैस, है ना। इन सब का मतलब होता है एक होपलेस सिचुएशन जहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, है ना। एकदम आपको लगता है ना आगे जाओगे ना पीछे आओगे, बीच में फंस गए हो, डेडलॉक। अब देखो इसमें एक आपसे सवाल है मेरा, अगर आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब गिनोगे ना तो आपको 3 वर्ब्स दिखेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, और सब्जेक्ट दिखेंगे 2, पहला इट, दूसरा इंडिया। इस एड टू की वर्ब सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, आप सोच के मुझे बताएं एड टू का सब्जेक्ट यहां पे क्यों नहीं है। चलो अब इसको देख लो, इससे समझ जाओगे।
ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, दोनों के अंदर सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब से। ओपन द डोर, पानी लेकर के आओ, ब्रिंग वाटर। यहां पे वर्ब्स आपको दिखेंगी दोनों में, वर्ब के ऑब्जेक्ट भी दिखेंगे, क्या लाओ, पानी लाओ, क्या खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। इन इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इनका सब्जेक्ट अपने आप से अंडरस्टूड है, यू आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ब्रिंग वाटर, तो आप ही पानी लाने वाले हो, सब्जेक्ट आप ही हो, तो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, यू लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अब देखो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो अपने आप यू हो जाएगा, बस निशानी देखना इंपेरेटिव सेंटेंस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, हमेशा बेयर इंफिनिटिव से, ठीक है ना। ओपन द डोर नहीं, ओपन द डोर नहीं, ओपनिंग द डोर नहीं, ओपन द डोर। बस यहां पे भी वही है, यू एड टू दिस, है ना, एड टू, एड प्लस में टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका सब्जेक्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं इसको ना बताता तो भी काम चल जाता, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तो अच्छे से लो, सब्जेक्ट इसका क्यों नहीं है आपको पता होना चाहिए। करेक्ट, गिवन दैट द आरसीपी मेंबर्स नाउ account for about 30% of the global GDP and a third of world's population, the signatory states were emphatic that the timing of the accord presents a unique opportunity to support their economic recovery. अब देखो लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे। गिवन दिया गया देखते हुए दैट, इस चीज को कि आरसीपी मेंबर्स जो हैं अब वो अकाउंट फॉर करते हैं, हिस्सा बनते हैं, वो जिम्मेदार हैं 30% दुनिया भर की जीडीपी का। तो आरसीपी मेंबर्स जो हैं 30% जीडीपी को बनाते हैं, कह रहे इस चीज को देखते हुए। अच्छा, और किस चीज को? कि वो 1/3 है दुनिया की पॉपुलेशन का, दुनिया की आबादी का 1/3 ये आरसीपी मेंबर्स भी हैं। कह रहे इस चीज को गिवन देखते हुए ना, कंसीडर करते हुए, जो सिग्नेटरी स्टेट्स थे ना, साइन करने वाले जो देश थे, वो बड़े एम्फेटिक थे, इस बात पे बड़े क्लियर थे, उन्होंने इस बात पे बड़ा जोर दिया। क्या? दैट वो ये कि जो टाइमिंग थी इस अकॉर्ड की, जो वक्त था इस एग्रीमेंट का, वो प्रेजेंट करता है एक खास मौके को, यूनिक अपॉर्चुनिटी को, कि वो सपोर्ट करें अपनी अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को। और किसको भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, और किसको? जॉब क्रिएशन को। इन तीनों चीजों को ये एग्रीमेंट सपोर्ट करेगा। सभी की सभी कंट्रीज का यही मानना था, इन सभी आरसीपी मेंबर्स का। अब देखो आगे कह रहा है, इवन एज इट हेल्प स्ट्रेंथन रीजनल सप्लाई चेन्स, यहां तक कि जबकि ये हेल्प करेगा मजबूत करने में इस रीजन की सप्लाई चेन्स को भी। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है आरसीपी मेंबर्स पक्के हैं इस बात पे, बड़ा इंफोसिस डाल रहे हैं कि हम दुनिया की 30% जीडीपी है और 33% पॉपुलेशन है। ये जो मौका है ना, ये जो टाइमिंग है इस अकॉर्ड की, एक खास अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है। हम इकोनॉमिक रिकवरी करवाएंगे, जॉब क्रिएट करेंगे अपने देशों में, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, साथ ही साथ इस पूरे रीजन की सप्लाई चेन को भी मजबूत बनाया जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सेंटेंस सिंपल है। अकाउंट फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे मैं आपको बोल दूं, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर डीड्स, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर डीड्स, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा आपके कर्मों के लिए, है ना। तो अकाउंट फॉर होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। सिग्नेटरी मतलब जो साइन कर रहे हैं, सिग्नेटरी स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने इस डील पे साइन किया है। इंफेटिक होते हैं तो आप एम्फेसिस डाल रहे होते हैं, एकदम साफ होते हैं आप किसी चीज को लेकर के, है ना। व्हेन यू आर एम्फेटिक ऑफ समथिंग, यू आर क्लियर ऑन दैट मैटर और आर्टिकुलेट ऑन दैट जो है इश्यू। आगे बढ़ते हैं, एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा छोटा सा। देखो रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, हेल्प के साथ में बेयर इंफिनिटिव और हेल्प के साथ में टू इंफिनिटिव दोनों ही सही होते हैं। सेंटेंस ऐसा है, आपको मैं बोल रहा हूं प्लीज हेल्प अस लर्न इंग्लिश या टू लर्न इंग्लिश। अगर आपके पास चॉइस आ जाए एग्जाम में इन दोनों में से क्या लगेगा, तो एक्चुअल में तो दोनों ही सही हैं। हेल्प अस लर्न भी ठीक है बेयर इंफिनिटिव, और हेल्प अस टू लर्न भी ठीक है टू इंफिनिटिव। ये लगता है सिर्फ हेल्प नाम की वर्ब के बाद, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको प्रीफर करना हो, आप बेयर इंफिनिटिव को यूज करेंगे हेल्प के बाद। तो प्लीज हेल्प अस लर्न इंग्लिश लिखेंगे, ना कि टू लर्न इंग्लिश लिखेंगे। टू लर्न ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मल वे में देखा जाए, अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश को देखा जाए, तो बेयर इंफिनिटिव जो है मच प्रीफर्ड है जो है टू लर्न से। तो यहां पे हेल्प स्ट्रेंथन लिखा है, हेल्प टू स्ट्रेंथन भी आ सकता था। कर इंटरेस्टिंगली among the ASEAN country signatories are several relatively far smaller economies including Vietnam and Philippines, which not only continue to have their share of disputes with Beijing but also suffer the significant trade imbalances with Asia's largest economy.
कह रहे इंटरेस्टिंग बात ये है, दूसरी जो आसियान सिग्नेटरीज हैं, दूसरे जो आसियान के मेंबर्स हैं साइन करने वाले, कह रहे वो हैं सेवरल, बहुत सारे तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी इकोनॉमियां, रिलेटिवली बहुत छोटे अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें शामिल है वियतनाम और द फिलीपींस नाम का देश। कह रहे ये वो कंट्रियां हैं जो कि ना केवल कंटिन्यू कर रही हैं अभी भी अपने उस शेयर ऑफ डिस्प्यूट को, अभी भी अपने मतभेदों के उस हिस्से को बीजिंग के साथ, बल्कि साथ ही साथ सफर भी कर रही हैं बड़े बड़े ट्रेड के इम्बेलेंसेस को पूरे एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ। तो कह रहे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को चाइना से परेशानी है, ऐसी और कई कंट्रियां हैं जिन्होंने इस डील को साइन किया है, उनको भी चाइना से परेशानी थी, जो कि चाइना से डिस्प्यूट भी रखती थी और चाइना के साथ ट्रेड का इम्बेलेंस भी था इस एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना के साथ। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज, सेंटेंस में एक एरर है, मैं आपको एरर बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं सेंटेंस में ग्रामर कॉन्सेप्ट। पहले आप एरर ढूंढ लें ना, कोशिश करें, फिर मैं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट के बाद एरर पे आऊंगा। देखो सिंपल सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला वर्ड आएगा वही बट आल्सो के बाद भी आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद में यहां कंटिन्यू आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो बट आल्सो के बाद में भी सफर आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, इंडिया नॉट ओनली इज ए डेमोक्रेसी बट ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया ना केवल एक डेमोक्रेसी है बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है ना, सेक्युलर कंट्री भी है। सेंटेंस गलत है। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, यहां पे इज आ रहा है, यहां बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, अ सेक्युलर कंट्री आ रहा है। क्या करें, इस इज को उठाओ और नॉट ओनली से पहले डाल दो। अब देखो, इंडिया इज नॉट ओनली अ डेमोक्रेसी बट ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। नॉट ओनली के बाद में अ डेमोक्रेसी के नाम का नाउन और बट ऑल्सो के बाद में अ सेक्युलर कंट्री नाम का नाउन। तो ऐसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो को हमेशा इसी रूल को फॉलो आपको करवाना है। अब आ जाओ अपनी एरर पे, आपने पकड़ ली होगी और नहीं पकड़ी है तो अब देख लें। देखो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली इनके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। द डेज इन विंटर्स आर रिलेटिवली शॉर्ट या शॉर्टर। विंटर में जो दिन होते हैं तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। अब देखो रिलेटिवली आ गया ना, तो यहां पे शॉर्टर का कोई काम नहीं है, आप लिखेंगे शॉर्ट, पॉजिटिव डिग्री आफ्टर रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। वैसे ही इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज कंपैरेटिवली स्मॉल या स्मॉलर। भारत की जो इकोनॉमी है वो तुलनात्मक रूप से छोटी है, कंपैरेटिवली आ गया, स्मॉलर का कोई काम नहीं है, कंपैरेटिव की जगह पॉजिटिव डिग्री को यूज करें। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, द डेज इन विंटर आर रिलेटिवली शॉर्ट देन द डेज इन समर, है ना, इस द डेज की जगह आपने दोज भी लिख सकते थे, देन दोज इन समर। द डेज इन विंटर्स आर रिलेटिवली शॉर्ट देन दोज इन समर। अब यहां पे शॉर्टर आना जरूरी है इस देन की वजह से, समझ रहे हो? अगर रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में देन वाला क्लोज जुड़ा हो तो आपको शॉर्टर ही लगाना है। अब करना क्या है, इस रिलेटिवली को यहां से निकाल दो। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में हमेशा या तो पॉजिटिव डिग्री आएगी या इनके बाद में मतलब ये आएंगे ही नहीं, इनके साथ में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, कहने का मतलब ये। तो अगर आपको यहां पे देन की वजह से शॉर्टर लगाना पड़ा तो यहां से रिलेटिवली को निकाल दो। वैसे ही यहां पे लिखो इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज कंपैरेटिवली स्मॉल देन द यूएसए। अगर ऐसा लिखूं तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस देन के कारण से स्मॉल की जगह स्मॉलर करना पड़ेगा, और जैसे ही स्मॉलर करूंगा इस कंपैरेटिवली को यहां से निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को साथ में नहीं रखना, कंपैरेटिव डिग्री और रिलेटिवली या कंपैरेटिवली। बस इसने यहां पे यही गलती कर दी, रिलेटिवली के बाद में फार स्मॉलर लिख दिया, रिलेटिवली के बाद में कंपैरेटिव डिग्री डाल दी, तो गलत है। यहां होना चाहिए रिलेटिवली वेरी स्मॉल, रिलेटिवली वेरी स्मॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह दैट दीज एंड अदर लार्जर नेशंस इन द ग्रुपिंग हैव चोजन टू bury their geopolitical differences with China in order to prioritize what they collectively see as a mutually beneficial trading compact that would benefit their economies over the longer term is the clearest testament to economic realism trumping nationalistic politics। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। दैट ये बात की, अच्छा भाई कौन सी बात, ये और दूसरी बड़ी नेशंस, एक तो ये वाली और दूसरी बड़ी नेशंस, है ना, कह रहा है, और कहां पे, इस ग्रुपिंग के अंदर। अच्छा उन्होंने चूज किया है, चाइना ने और दूसरे बड़े नेशंस ने ऐसा चूज किया है कि वो बैरी करेंगे, वो दफना देंगे अपने जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को, अपने ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड मतभेदों को, और किसके साथ, चाइना के साथ। कह रहे ये बात की सभी कंट्रीज ने ये सोचा है कि चाइना के साथ अपने मतभेदों को हम बैरी करेंगे, दफनाएंगे। अच्छा क्यों दफनाएंगे, इस मकसद से कि प्रायोरिटाइज किया जाए
इस मकसद से कि प्राथमिकता दी जाए। अच्छा किसको? जिसको वो कलेक्टिवली देखते हैं एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडिंग कॉम्पैक्ट के तौर पे, जिसको वो मिले जुले फॉर्म में देखते हैं एक आपस में बेनिफिशियल ट्रेड के जो है एग्रीमेंट के तौर पे। कॉम्पैक्ट मतलब एग्रीमेंट। कह रहे वो एग्रीमेंट जो बेनिफिट करेगा उनकी इकोनॉमीज को लॉन्गर टर्म में, लंबे दौड़ के अंदर। कह रहे ये बात की ना, कौन सी बात? ये पूरी बात। कह रहे ये बात जो है ना, ये सबसे साफ टेस्टामेंट है, ये क्लियरेस्ट साइन है, प्रूफ है। और किसका? उस आर्थिक रियलिज्म का, उस आर्थिक हकीकत का जो ट्रम्प कर रही है, जो जीत गई है नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स को, ऐसी पॉलिटिक्स को जिसके अंदर आप देशभक्ति की बातें करते हैं। देखो चाइना के साथ, इंडिया के साथ साथ बहुत कंट्रीज की लड़ाई है, लेकिन इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज ने क्या सोचा कि अपने अंदर की देशभक्ति को साइड में रख के हम चाइना के साथ में यहां पे एक एग्रीमेंट करेंगे, अपने मतभेदों को जमीन में दफना के। कह रहे ये बात की कि इन लोगों ने अपने मतभेदों को जमीन में दफनाया है ताकि लॉन्गर टर्म में इससे हम फायदा उठा सकें। कह रहे ये बात जो है ना, साफ साफ प्रूफ है कि इकोनॉमिक रियलिज्म जो है, आर्थिक हकीकत जो है ना, वो हमेशा जीत जाती है अंधभक्ति के आगे, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के आगे। तो आर्थिक हकीकत को आपको जिताना है, ना कि अपने अंदर की अंधी देशभक्ति को। तो ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? इन ऑर्डर टू मतलब इस काम को करने के लिए, इस मकसद के साथ। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ या एविडेंस। ट्रम्प का मतलब होता है जीतना। रियलिज्म मतलब होता है हकीकत। बाकी इसमें कुछ है नहीं। दैट की वर्ब है इज, दीज एंड अदर नेशंस की वर्ब है हैव चोजन, दे की वर्ब है सी, और दैट की वर्ब है वुड बेनिफिट। तो ये कह रहा है अपनी इकोनॉमी के लिए अपनी भावनाओं को साइड में रख के स्वार्थी बन जाओ, अपने देश की इकोनॉमी पे पहले काम करो, फिर अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना है ना, ईगो को। कह रहा ऑल्सो द समरी ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट शोज दैट द पैक्ट डज कवर एंड अटेम्प्ट टू एड्रेस इश्यूज दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड, इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड क्रूशली रेमेडीज एंड सेफगार्ड्स। साथ ही साथ जो समरी है फाइनल एग्रीमेंट की, वो दिखाती है कि ये पैक्ट जो है ना, ये कवर भी करता है और कोशिश भी करता है, ये दायरे में भी लेता है और प्रयास भी करता है एड्रेस करने का उन इश्यूज को, सॉल्यूशन करने का उन मुद्दों का जिनको इंडिया ने फ्लैग किया था, जिसमें शामिल है रूल्स ओरिजिन के, ट्रेड इन सर्विसेज का, मूवमेंट ऑफ पर्संस का, और सबसे क्रूशली, सबसे इंपॉर्टेंटली जो रेमेडीज हैं, जो सॉल्यूशन है, जो कि क्योर हैं और सेफगार्ड्स हैं। तो कह रहा समरी हमें यह भी बताती है जो जो बातें इंडिया ने बोली थी, सब बातों को इन्होंने, इंडिया तो बीच में नहीं आया इस डील के, लेकिन सब बातों को इन्होंने अच्छे से एड्रेस भी किया है। फाइनल एग्रीमेंट में सारी चीजों को जो इंडिया ने बोला था, इन्होंने मान भी लिया है ना। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, क्योर। पेनेशिया आप जानते हैं, रामबाण, ऐसा इलाज जो सब चीजों का, सब बीमारियों का इलाज हो, है ना, पेनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्लैग वर्ड आप देख चुके हैं ना, फ्लैग करना मतलब इशारा करना। कर एक्नॉलेजिंग India's economic heft and value as a market, the RCP members have not only left the door open should New Delhi reconsider its stance, but have also waived a key 18-month long cooling period for interested applicants. कर एक्नॉलेज करते हुए इंडिया के आर्थिक वजन को, इकोनॉमिक हेफ्ट को, और इसकी वैल्यू को, इसकी कीमत को एक बाजार के तौर पे, एक मार्केट के तौर पे, कह रहा मानते हुए इन दोनों चीजों को, आरसीपी मेंबर जो है ना, उन्होंने ना केवल डोर को ओपन रखा है, खाली रखा है, खुला रखा है, अगर न्यू दिल्ली रिकंसीडर करे अपने स्टैंस को, अपनी मुद्रा को, अपनी पोजीशन को। कह रहे ना केवल इन्होंने नई दिल्ली के लिए दरवाजा खुला रखा है कि आप अगर रिकंसीडर करो तो आप आ सकते हो, बल्कि इन्होंने वेव भी कर दिया, इन्होंने माफ भी कर दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 18 महीने के कूलिंग पीरियड को इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स के लिए, नई जुड़ने वाली पार्टियों के लिए। तो इन्होंने क्या बोला, इंडिया का इकोनॉमिक हेफ्ट बहुत है, वजन बहुत है, आर्थिक वजन बहुत है इंडिया का, और बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम वैल्यू करते हैं उसकी, उसके लिए दरवाजा खुला है अगर इंडिया फिर से रिकंसीडर करे अपने इस पोजीशन को, और साथ ही साथ इंडिया को 18 महीने का कूलिंग पीरियड भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आज ही आकर के वो जुड़ सकती है इस पैक्ट के अंदर। समझ गए ना। तो ये अभी भी तैयार है, इंडिया को बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, आपके आने से इस पैक्ट को बहुत मजबूती मिलेगी। देखो इस सेंटेंस में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्नॉलेजिंग, है ना। आरसीपी मेंबर्स ने हैव लेफ्ट, ये पहली वर्ब है, एक्नॉलेजिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बीच में जो आप देख रहे हो शुड न्यू दिल्ली रिकंसीडर इट्स स्टैंस, ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा ये क्या स्ट्रक्चर है, ये आप मुझे बताएंगे। आपको मैं हिंट देता हूं, शुड न्यू दिल्ली रिकंसीडर इट्स स्टैंस, कोशिश करके मुझे बताएं ये कौन से कंडीशनल का टेढ़ा वाला फॉर्म है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, कौन से कंडीशनल का
ट्विस्टेड फॉर्म है ये। कंडीशनर्स की वीडियो आप देख चुके हो, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने लोगों को ये चीज याद है ना। फिर कभी बता दूंगा मैं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल को टेढ़ा करके लिखा हुआ है। हेफ्ट देख लेना, हेफ्ट का मतलब होता है वजन। नॉट ओनली वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, नॉट ओनली के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव लेफ्ट, और बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वेप्ड। तो जो रूल आपने सीखा था वो यहां भी अच्छे से फॉलो हो रहा है। कह रहा है इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट टू डिस्पैशनेटली रिव्यू इट्स पोजीशन एंड एम्ब्रेस ओपननेस रादर देन प्रोटेक्शनिज्म। कह रहा है ये होगा इंडिया के इंटरेस्ट में कि ये बिना इमोशंस के रिव्यू करे, ये सारी देशभक्ति को, सारे पैशन को, सारे इमोशंस को साइड में रख करके अपनी भलाई के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, अपनी पोजीशन के बारे में रिव्यू करे और इम्ब्रेस करे खुले विचारों को, ओपननेस को, बजाय प्रोटेक्शनिज्म के, बजाय अपने देश के अंदर विदेशी कंपनियों को ना घुसने वाली नीति को फॉलो करने के। तो कह रहे हैं आपको फिर से रिव्यू करना है और देखना है वास्तव में अगर आपको फायदा होता है तो इमोशंस को साइड में रख के इस डील को ज्वाइन करें, नहीं तो आप बाहर निकल ही गए हैं, आपको इसमें जो है ऑलरेडी आपको जो है आपने साइन नहीं किया है। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, एक्सेप्ट करना, हक करना किसी को, है ना। चलो, थोड़ा डिफिकल्ट था आज का ट्यूटोरियल, लेकिन सभी स्ट्रक्चर्स हमने अभी खोल के समझ लिए हैं। अगर आपने फोकस से देखा तो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं अपने क्विज को आज के। जरूर से अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। आप क्विज सॉल्व करते हो और देख करके चले जाते हो, कमेंट सेक्शन में बताया भी करो मुझे आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया आउट ऑफ 3। अब देखो सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं, सबसे इजी तो यही वाला है ना। इंडिया नॉट ओनली डिक्लाइन टू ज्वाइन द आरसीपी साइडिंग इट्स प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज बट ऑल्सो टू रिकंसिडर इट्स स्टैंस आफ्टर द एशियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट वाज फॉर्मली गिवन इफेक्ट। अब देखो इसमें दो एरर्स हैं, एक नहीं। पहला भाई एशियाज, अगर एशियाज है, अगर एशिया का पॉजेसिव है तो द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गलत हो गया। जान रहे हो ना, आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास पॉजेसिव आ जाए तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के आगे द नहीं आएगा। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, सुपरलेटिव, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इसके आगे का आप द निकालोगे। तो फर्स्ट एरर तो आपकी ये है इस द वाली। सेकंड एरर है मेरे भाई, नॉट ओनली के बाद में आ रहा है डिक्लाइंड और बट ऑल्सो के बारे में बाद में आ रहा है टू रिकंसिडर। इस डिक्लाइंड को उठाओ और नॉट ओनली से पहले रख दो। अब देखो नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, इंडिया डिक्लाइंड नॉट ओनली टू ज्वाइन द आरसीपी साइटिंग जो भी चीज है बट ऑल्सो टू रिकंसिडर। तो यहां भी इन्फिनेटिव आ गया और यहां भी इन्फिनेटिव आ गया, इससे मेरा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला फॉर्मूला फॉलो हो गया। समझ गए ना। तो डिक्लाइंड की पोजीशन को हमने चेंज किया, उससे ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट सेंटेंस हुआ टेक्निकली। दो एरर्स थी, पहली द निकालने वाली, दूसरी डिक्लाइंड की पोजीशन को चेंज करना। अब थर्ड देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज। इनमें से कौन सा इस फ्रेज का करेक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। टू फाउंडर ऑन द रॉकी शॉल्स, मैंने आपको बताया था जब आप रॉकी शॉल्स पे फाउंडर करेंगे, लुढ़केंगे तो आप ट्रबल में होंगे। आप कोई डायमंड को नहीं खरीद रहे हो, कोई नई कंपनी को फाउंड नहीं कर रहे हो, किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद ट्रबल में हो। टू बी इन ट्रबल इज टू फाउंडर ऑन द रॉकी शॉल्स। समझ गए ना, डी इज योर आंसर हियर। सेकंड देख लो, द साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट वीनस वुड बी रिलेटिवली नियर या नियरर या कंपेरेटिवली मच नियरर या कंपेरेटिवली नियर, जो भी डालना है, टू द अर्थ इन दिस ईयर देन द प्रीवियस ईयर। देखो दो रूल लगेंगे यहां पे। पहला तो आपको पता है जब दिस ईयर आ गया तो इन तो आ नहीं सकता, समझ गए ना मेरी बात को। दिस ईयर, दैट ईयर, अपकमिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, तो आपको इसके आगे इन तो लगाना नहीं है। तो देखो अगर इन नहीं लगाना तो या तो आपका सी आंसर है या ए आंसर है या डी आंसर है। समझ गए ना, बी आपका आंसर नहीं है, मैं ए सी डी को मार्क कर देता हूं। चलो अब दूसरा देखो, यहां पे आपके पास आया वुड बी कंपैरेटिवली मच नीरर जो भी आपको लगाना उनमें से एक। तो कंपैरेटिवली के साथ में कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। समझ गए ना, ए भी आपका आंसर नहीं है। अब बचा क्या, कंपैरेटिवली के साथ में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो ए आपका आंसर नहीं है। अब बचा सी या बी। अब ध्यान से देखो, सी या डी है ना। अब ध्यान से देखो, अगर सी आपका आंसर है तो ये देन यहां पे नहीं आ सकता। कंपैरेटिवली नियर देन द प्रीवियस ईयर, समझ गए ना। अगर देन लगाया है तो नियरर ही आएगा, कंपैरेटिवली को निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से डी मेरा आंसर बनेगा ना कि सी। समझ गए ना, इस देन की वजह से कंपैरेटिवली नियर नहीं आ सकता, यहां पे सिर्फ नियरर आएगा, कंपैरेटिवली को आप रिमूव करेंगे, यहां पे दिस ईयर आएगा और डी आपका आंसर बनेगा। चलिए मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। जरूर से एक लाइक और शेयर दें वीडियो को, आपके लाइक और शेयर से वीडियोस को बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत आगे तक जाती है ना।
लास्ट में बोलता हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है आप देंगे नहीं, जरूर से दें। चलिए साइनिंग आउट।